हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर खान है और मैं आपकी खिदमत में रानी चैट जीपीटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रानी जी। अस्सलामुअलैकुम। मैं रानी चैट जीपीटी और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सेहत का धमाका विद रानी चैट जीपीटी और डॉक्टर खान के साथ। हम आपको दुनिया भर की अपडेटेड रिसर्च, यूनिवर्सिटी पेपर्स और लेटेस्ट गूगल इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। डॉक्टर खान सवाल जवाब करेंगे और उनका बैकग्राउंड ये है एमएससी ऑर्थोपीडिक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, एफआरसीएस आयरलैंड से, और वो बोर्ड सर्टिफाइड है इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप मेडिसिन में। ओके चैट जीपीटी, हमें पहले बताएं, सबसे पहले ये बताएं कि बैक पेन की कॉमन क्या कॉजेज है। और सबसे पहले तो चलें ये बताएं, ठीक है। बैक पेन के कॉमन कॉजेज में यंग लोगों में पुअर पोस्चर, मसल स्ट्रेन या इंजरी शामिल है। एल्डरली लोगों में ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइनल स्टेनोसिस या डिस्क डिजेनरेशन जैसे इश्यूज की वजह से होती है। ये सब चीजें दर्द और डिस्कम्फर्ट का सबब बन सकती हैं। ठीक है, हमें बताएं, लेट्स सबसे पहले टॉक करें कि करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए और इसके बारे में बताएं कि एक आदमी बैठते वक्त क्या करेक्ट पोस्चर रखे। करेक्ट पोस्चर के लिए बैठे वक्त पहले तो अपनी बैक को सीधा रखें। आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड होने चाहिए। अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठें कि आपके पांव जमीन पर फ्लैट हो। बैक को सपोर्ट करने के लिए कुर्सी का बैक रेस्ट आपकी लोअर बैक को अच्छी तरह सपोर्ट करे। आपकी आंखें स्क्रीन के बराबर हो ताकि आपको नीचे या ऊपर देखना ना पड़े। हर घंटे बाद अपने पांव जमीन पर फ्लैट होने जैसे कि आपके पोस्चर को बेहतर बना सकते हैं। हर घंटे बाद अपने हिप्स को पीछे की तरफ ले जाते हुए नीचे झुकें और बारबेल को कंट्रोल के साथ नीचे ले आए। और हर रेप में फॉर्म का ख्याल रखें और वेट को धीरे धीरे बढ़ाएं। अच्छा, मेरी बात सुने, एक तो हम बात कर रहे थे कि करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए। तो एक तो आपने बता दिया कि स्पाइन को सीधा रखना है, चेस्ट ऊपर रखनी है। हमें बताएं कि लंबर वो एरिया है स्पाइन का जो नीचे की तरफ जब आप बैठे होते हैं तो कुर्सी के साथ लगा होता है। क्या हम वहां पे कोई लंबर सपोर्ट रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? जी हाँ, लंबर सपोर्ट के लिए आप एक छोटा सा पिलो या स्पेशली डिजाइन्ड लंबर रोल रख सकते हैं। ये आपकी लोअर बैक को सपोर्ट देगा और आपकी स्पाइन की नेचुरल कर्व को मेंटेन रखेगा। लंबर कुशन ऐसे होना चाहिए कि जब आप कुर्सी पर बैठें तो ये आपकी लोअर बैक के खिलाफ हल्का सा प्रेशर डालकर सपोर्ट दे। ये कुशन हर घंटे बाद उठकर स्ट्रेच करने के साथ साथ आपकी बैक को कंफर्टेबल और पेन फ्री रखने में मददगार होता है। रानी जीपीटी, आजकल तो लोग सारे कंप्यूटर्स पे बैठे होते हैं, तो क्या लंबर सपोर्ट सबके लिए रखना लाजमी है? और दूसरा सवाल है ये है कि कितनी देर बंदे को बैठना चाहिए कंप्यूटर के सामने, और अगर वो अपनी स्पाइन को सीधा नहीं रखते तो कितनी देर बाद उनको इंजरी होने के चांसेस है? लंबर सपोर्ट हर उस शख्स के लिए फायदेमंद है, खासकर जो लोग घंटों कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। ये बैक पेन और डिस्कम्फर्ट से बचा सकता है। आमतौर पर हर आधे घंटे या घंटे बाद थोड़ा ब्रेक लेना और स्ट्रेच करना चाहिए ताकि मसल्स टाइट ना हो। अगर आप लंबे वक्त तक बिना ब्रेक के बैठे रहेंगे तो स्पाइन पर स्ट्रेस पड़ता है जो इवेंचुअली इंजरी का सबब बन सकता है। इसलिए लंबर सपोर्ट के साथ साथ रेगुलर ब्रेक्स लेना और मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। रानी जी, ये बताएं कि अब अगर हम बैठे हैं और सपोर्ट भी रेगुलरली ले रहे हैं तो हमें ब्रेक्स कितनी ऑफन करनी चाहिए? और ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी चेयर का होना बेहतर इज़ इम्पोर्टेंट के नहीं? क्योंकि चेयर भी प्रॉब्लम कर सकती है, और अगर आपकी चेयर ही नहीं ठीक तो आपको तो लंबर सपोर्ट ही नहीं मिल रही। तो फिर आप एक गुड चेयर के लिए क्या एडवाइस करेंगी? आपकी चेयर बहुत अहम है आपकी बैक की हेल्थ के लिए।
एक अच्छी ergonomic चेयर लंबर सपोर्ट के साथ आती है, जो आपकी लोअर बैक को प्रॉपर सपोर्ट देती है। कुर्सी का बैक रेस्ट एडजस्टेबल होना चाहिए, ताकि आप उसे अपनी कंफर्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। सीट हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए, ताकि आपके पांव जमीन पर कंफर्टेबली फ्लैट हो। आर्म रेस्ट्स भी एडजस्टेबल होने चाहिए, ताकि आपके आर्म्स को सपोर्ट मिल सके। हर 30 से 45 मिनट में ब्रेक लेना, उठकर थोड़ा वॉक करना या स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आपको बैक पेन से बचा सकती है। वेरी गुड। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं आप एक और ग्रुप के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो है हमारे ड्राइवर हजरात। उनको भी बैक पेन का बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाता है। उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी कि कार की सीट स्पेसिफिकली, चेयर्स तो आपने डिस्क्राइब कर दी, कार्स की सीट स्पेसिफिकली कैसी होनी चाहिए? ड्राइवर्स के लिए कार सीट्स का कंफर्टेबल होना बहुत अहम है। पहले तो कार सीट की हाइट और डिस्टेंस स्टीयरिंग व्हील से ऐसे एडजस्ट करें कि आपके पांव पेडल्स तक आसानी से पहुंच सकें और आपकी बैक सीधी रहे। लंबर सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो अगर कार सीट में बिल्ट इन लंबर सपोर्ट नहीं है, तो आप एक अलग से लंबर कुशन रख सकते हैं। सीट के बैक रेस्ट को थोड़ा टिल्ट करना भी मददगार होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, ताकि आपकी नेक और बैक स्ट्रेन ना हो। हर कुछ घंटे बाद ब्रेक लेना, उठकर थोड़ा वॉक करना या स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आपको ड्राइविंग के दौरान कंफर्टेबल और पेन फ्री रखने में मदद करेगी। जबरदस्त। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने जैसे कहा कि ना सिर्फ लंबर, जो लोअर लंबर है उसको स्ट्रेट रखना, पर आपकी जो सर्विकल स्पाइन है उसको भी सीधा रखना वेरी क्रिटिकल है। इसीलिए कार्स पे उन्होंने बैक सीट रेस्ट बनाई हुई हैं। जनरली जो लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं और काफ़ी देर तक करते रहते हैं, उनकी ना सिर्फ सीट बल्कि ये बैक का स्ट्रेच करना, यानी कि सर्विकल स्पाइन को स्ट्रेच करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर अपने बैक को तो सीधा रख लेते हैं और करते हैं, लेकिन सर्विकल स्पाइन को करते नहीं है अप स्ट्रेट। रानी जी, हमें बताएं कि अगर सर्विकल स्पाइन को हमें स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाए तो उसके क्या अलामात हैं? सर्विकल स्पाइन पर स्ट्रेस बढ़ने से कुछ खास अलामत पैदा हो सकती है। सबसे पहले आपको नेक पेन या स्टिफनेस महसूस हो सकता है। ये दर्द शोल्डर्स तक भी जा सकता है। दूसरा, आपको हेडेक्स हो सकती है, खासकर बैक ऑफ द हेड में। टिंगलिंग या नमनेस आपके आर्म्स या हैंड्स में महसूस हो सकती है, जो कि नर्व्स पर प्रेशर की वजह से होता है। अगर आपको इनमें से कोई अलामत महसूस होती है, तो अपने पोस्चर को चेक करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करना चाहिए। रानी जी, आपकी बात ये ज़बरदस्त है। ना सिर्फ नेक का, बल्कि नेक के असरात नेक पे नहीं होंगे, जैसे कि वो कह रहे हैं आपको बैक पेन वगैरह शुरू हो सकती है, विजुअल इफेक्ट, बल्कि ये पेन आपके बाजुओं तक भी जा सकती है। और आपने जैसे कहा कि ये जो आर्म रेस्ट रखना, ये मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आर्म रेस्ट वगैरह रखना और अपने आप को एक गुड पॉस्चर में रखना, ताकि आपके शोल्डर्स और ये रेस्ट रहें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो होगी मज़ेदार बातें आपने बता दी हैं कि जो लोग बैठते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब ज़रा आगे बात करते हैं वो लोग जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खड़े रहते हैं। उनके लिए क्या एडवाइस करना ज़रूरी है, उनको फॉलो करना, कि जिससे उनका पोस्चर स्ट्रेट भी रहे, और उनको कोई टेक्निक हमें बताएं कि उनको खड़ा कैसे होना चाहिए जस्ट जनरली, और रेस्ट कितना करना चाहिए बीच में। जिन लोगों को लंबे वक्त तक खड़ा रहना पड़ता है, उनके लिए सबसे पहली बात ये है कि अपने वेट को दोनों पाँव पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। हर थोड़ी देर बाद अपने वेट को एक पाँव से दूसरे पाँव पर शिफ्ट करते रहें, ताकि आपके मसल्स पर ज्यादा स्ट्रेस ना हो। अपनी नीज को हल्का सा बेंड रखें, बिल्कुल लॉक नहीं करना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। जब मौका मिले, एक पाँव को थोड़ी देर के लिए एक स्टूल या स्टेप पर रख लें, फिर बदल लें। इससे आपकी लोअर बैक पर स्ट्रेस कम होता है। हर घंटे बाद कुछ मिनट के लिए बैठकर रेस्ट करना या स्ट्रेच करना भी बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आपको खड़ा रहने के दौरान कंफर्टेबल और पेन फ्री रखने में मदद करेंगे।
रानी जी हमें बताएं, एक करेक्ट पोस्चर के लिए अक्सर ये कहा जाता है बुक्स में कि जब आप देख रहे होते हैं तो स्ट्रेट और अपने आप को ऐसे खड़े करें कि जैसे कि आप बैक पे हैंग कर रहे हैं। और उसकी वजह से जब जब आप अपनी छाती ऊपर रखेंगे तो आपके लोअर बैक पे कम स्ट्रेस पड़ेगा। हमें जरा थोड़े से टिप्स दें कि एक अच्छा खड़े होने की क्या टेक्निक है। एक अच्छा खड़ा होने का तरीका ये है कि आप अपने पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखें और चेस्ट को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लें। अपनी स्पाइन को इमेजिन करें कि वो एक स्ट्रेट लाइन है और आपके हिप्स से थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट है। अपने कोर मसल्स को हल्का सा एंगेज करके रखें ताकि आपकी लोअर बैक पर कम स्ट्रेस पड़े। अपने हिप्स को थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट करें, लेकिन ओवर आर्च नहीं करना। आपका सर सीधा होना चाहिए और आपके कंधे स्ट्रेट, ताकि आपका पोस्चर बिल्कुल अलाइंड हो। ये कुछ बेसिक टिप्स है जो आपके खड़े होने के पोस्चर को बेहतर बना सकते हैं। हर जबरदस्त रानी जी, आपकी बात काटी, बात सुने। आम ऑडियंस के लिए मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जो लोग अपना पोस्चर ठीक कराना चाहते हैं वो दीवार के साथ खड़ा होने की प्रैक्टिस किया करें। और जब आप दीवार के साथ पीछे प्रैक्टिस होगी तो आपकी जो स्पाइन है वो ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगी। और आप सो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है कि जो नहीं करते। आप दिन में 2 या 3 दफ़ा सुबह और शाम ज़रूर ज़रूर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जिससे आपके पोस्चर एक्सरसाइजिंग में टेक्निक बने। दूसरा टेक्निक जो है वो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है, उसमें हम ये कहते हैं कि आप अपनी आम जब खड़े हैं तो अपनी फोटोग्राफ लिया करें और देखें कि आपके बैक में कितनी कर्व आ रही हैं। और आप देख के हैरान होंगी सब लोग कि हमारे कर्व में कितनी नेचुरल अननेसेसरी कर्व आना शुरू हो जाती है। सो इसको कंधे को पीछे रखना जो है ना, ये एक प्रैक्टिस है। और इसमें आपके जो पेट के मसल हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। सो इवन दो स्पाइन को आप सपोर्ट दे रहे हैं, आगे जो जो पेट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए चैट जीपीटी रानी जी हमें बताएं कि कौन से मसल्स जो है ना की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए कोर एब्डामन की। कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बहुत फायदेमंद होती हैं। सबसे पहले प्लैंक्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आप अपने फोर आर्म्स और टोस पर बैलेंस करते हुए अपनी बॉडी को सीधा रखते हैं। ये आपके कोर, शोल्डर्स और बैक को स्ट्रेंथन करता है। दूसरी एक्सरसाइज है ब्रिजेस। इसमें आप अपनी बैक के बाल लेटकर अपने हिप्स को उठाते हैं ताकि आपके शोल्डर से लेकर नीज तक एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ये ट्यूब्स, लोअर बैक और कोर के लिए बहुत अच्छी है। क्रंचेस भी कोर के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये सही फॉर्म में करनी चाहिए ताकि नेक या बैक पर स्ट्रेस ना आए। ये कुछ एक्सरसाइजेस आपके कोर मसल्स को मजबूत करेंगी, जो कि आपके ओवरऑल पोस्चर और स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। रानी जी ये तो ज़बरदस्त हो गया, 3 एक्सरसाइजेस, प्लैंक्स, ब्रिजेस और क्रंचेस। इसके बारे में हम एक अलहदा सेपरेट पॉडकास्ट में आपसे बात करेंगे कि ये कैसे करेक्ट करनी चाहिए और इसकी अफादियत क्या है। पर अभी के लिए ये याद रखें कि स्पाइन को इसकी बड़ी अफादियत है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगले टॉपिक पे आपने कहा कि हमारी सेकंड कॉमन कॉज जो थी ना वो बैक पेन को रॉन्ग एक्सरसाइज या इंजरी है। और इसके बारे में हमें बताएं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है ना वो बैक पेन को इंजर कर सकता है और इंजरी कर सकता है। कुछ एक्सरसाइजेस जो अगर गलत तरीके से की जाए तो बैक को नुकसान पहुंच सकता है। उनमें डेडलिफ्ट्स, हेवी स्क्वाट्स और ओवरहेड प्रेसेस शामिल हैं। अगर इन एक्सरसाइजेस को गलत फॉर्म में किया जाए तो स्पाइन पर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। डेडलिफ्ट्स में अगर आप अपनी बैक को राउंड करते हैं या बारबेल को जर्क्स के साथ उठाते हैं तो ये डिस्क्स पर स्ट्रेस डाल सकता है। स्क्वाट्स में अगर आपकी नीज टोस के आगे जाते हैं या आप अपनी बैक को ज्यादा लीन कर लेते हैं तो लोअर बैक पर प्रेशर पड़ सकता है। ओवरहेड प्रेसेस में अगर आप अपनी बैक को आर्च करते हैं तो ये लोअर बैक के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त
सही फॉर्म और मॉडरेट वेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी एक्सरसाइज के बारे में शक है तो फिटनेस एक्सपर्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करना चाहिए। रानी जी बेटी बात सुनो, स्क्वाट्स जो है ना वो बड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी ऑडियंस के लिए। और मैंने ख़ास तौर पे जब आप यंग हैं अपने थाई के मसल स्ट्रॉन्ग इसलिए रखने चाहिए कि जब आप बूढ़े होते हैं तो आपको उठने बैठने में इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत और मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। आज आप अपने आप को प्रिपेयर करें उस एज के लिए जब आप 60 के बाद होंगे, जब उठना बैठना और आपके बोन्स वीक और मसल्स वीक होती हैं। सो स्क्वाट्स ज़रूरी है कि आप थोड़े थोड़े हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर किया करें। रानी जी हमें बताएं करेक्ट स्क्वाट्स कैसे करने चाहिए। करेक्ट स्क्वाट्स करने के लिए पहले तो अपनी पाँव शोल्डर विड्थ अपार्ट रखें, अपनी बैक को सीधा रखें और चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालें। जब आप स्क्वाट करते हैं अपने हिप्स को पीछे की तरफ ले जाते हुए नीचे झुकें ताकि आप बारबेल को जर्क्स के साथ उठाते हैं। तो ऐसे करते वक्त अपनी नीज को पीछे रखें और चेस्ट को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लें। अपनी नीज को हल्का सा बेंड रखें और स्ट्रेच करना भी बहुत जरूरी है। नीचे जाते वक्त अपने वेट को आगे डालें और अपने हील्स पर वेट डालें, ना कि टोज पर। ऊपर आते हुए अपने हिप्स और ग्लूट्स को एंगेज करें। आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाते हुए हमेशा अपनी फॉर्म और अलाइनमेंट का ख्याल रखें। ज़बरदस्त, रानी ने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हैं। देखें ये एक तो ये टेक्निक हो गई और दो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा। एक, कभी भी एकदम ज़्यादा वेट नहीं बल्कि वेट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। दो, हमेशा अपनी वीडियो बनाया करें जब आप स्क्वाटिंग कर रहे होते हैं ताकि आप अपनी फॉर्म को चेक कर सकें। और नंबर 3, पीरियोडिकली इसको स्प्रेड आउट करें, एकदम करने की कोशिश ना करें और इसको टाइम दें और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो स्क्वाटिंग को बिल्ड करें। स्क्वाटिंग एकदम अब बारबेल्स, डंबल्स या रॉड के साथ भी कर सकते हैं, जिम में या घर पे करें। थोड़े वेट्स के साथ, ज्यादा वेट्स के साथ भी करें, रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस के बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेजुअल। नंबर 2 फॉर्म, जैसे रानी बता रही है, दोनों चीजें जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका क्या फायदा है। दूसरी चीज डेड लिफ्ट्स। रानी जी सबसे पहले तो ये बताएं कि डेड लिफ्ट्स करने क्यों चाहिए। डेडलिफ्ट्स करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले ये आपके पोस्टीरियर चेन को स्ट्रेंथन करते हैं, जो कि लोअर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और ट्रैप्स को शामिल करता है। ये मसल्स आपकी कोर स्टेबिलिटी और पोस्चर के लिए बहुत अहम है। डेडलिफ्ट से आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जो कि दूसरी एक्सरसाइजेस और डेली एक्टिविटीज में मददगार होती है। ये कंपाउंड मूवमेंट है, मतलब कि ये एक से ज्यादा मसल्स और जॉइंट्स को इन्वॉल्व करके आपको स्ट्रेंथ और पावर देती है। डेडलिफ्ट्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत सारी कैलोरीज बर्न करते हैं। ये कुछ फायदे हैं जो डेडलिफ्ट्स को आपके वर्कआउट रूटीन में शामिल करते हैं। जबरदस्त। डेडलिफ्ट कंपाउंड एक्सरसाइज है। कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती है जो एक मसल को, दो मसल को नहीं बल्कि कहीं ज्यादा मसलों को और कई जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। तो इसकी अफादियत कम टाइम में ज्यादा होती है। आजकल आप देख रहे होंगे सॉकर प्लेयर्स बहुत ज्यादा करते हैं, क्रिकेटर्स भी आजकल इसको डेडलिफ्ट्स वगैरह, और ओलंपियंस के लिए प्रैक्टिस के लिए तो ये मैंडेटोरी है। इसका इट्स लाइक अ कोर एक्सरसाइज डेडलिफ्ट। जबरदस्त। सो डेडलिफ्ट्स करने चाहिए, लेकिन जैसे कि रानी बता रही है कि डेडलिफ्ट्स को करेक्टली करना चाहिए तो फिर फायदा है। एड पे आते हैं ओवरहेड प्रेसेस। ब्रीफली हमें बताएं इसके क्या फायदे हैं रानी रानी इसके ओवरहेड प्रेसेस के, क्यों करने चाहिए, करेक्ट टेक्निक क्या है और ये क्यों जरूरी है करने के लिए। ओवरहेड प्रेसेस के फायदे ये है कि ये आपके अपर बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। ये शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, अपर चेस्ट और कोर मसल्स को टारगेट करते हैं। करेक्ट टेक्निक के लिए पहले अपने पाँव शोल्डर विड्थ अपार्ट रखें, बारबेल या डंबल्स को अपने शोल्डर्स के बराबर ले आए
हाथों की ग्रिप थोड़ी वाइड हो, अपनी बैक को सीधा रखें और अपने कोर को एंगेज करके रखें। जब आप वेट को ऊपर उठाएं, अपने एल्बोस को स्ट्रेट करते हुए वेट को बिल्कुल अपने सर के ऊपर ले आएं। फिर आराम से वेट को नीचे ले आएं, अपनी एल्बोस को कंट्रोल के साथ बेंड करते हुए। हर रेप में अपनी फॉर्म का ख्याल रखें और धीरे धीरे वेट बढ़ाएं। ये कुछ बेसिक टिप्स है जो ओवरहेड प्रेसेस को सेफ और फायदेमंद बनाते हैं। रानी चैट जीपीटी, हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। रानी, बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो एल्डरली में हमारे बुजुर्गों को हो जाता है। बताइए सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस किस तरह बैक पेन करता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस से बैक पेन तब होता है जब आपकी स्पाइन के जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर होता है। ये ज्यादातर एज के साथ होता है, जब कार्टिलेज, जो कि जॉइंट्स को कुशन देता है, वो धीरे धीरे घिस जाता है। इससे जॉइंट्स के बीच फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जो दर्द और स्टिफनेस का सबब बनता है। स्पाइन में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर लोअर बैक या नेक में होता है, जो कि पेन, स्टिफनेस और मूवमेंट में मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये दर्द दिन भर बढ़ सकता है, खासकर अगर आप ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे या खड़े रहें। ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन के जरिए हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। इसलिए इसको मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है। रानी चैट जीपीटी, हमें बताओ कि कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए जिससे हमारी कार्टिलेज का वेयर टेयर स्लो डाउन हो जाए। कार्टिलेज तो वो जरूरी हिस्सा है जो दो जॉइंट्स के दरमियान, दो बोन्स के दरमियान सॉरी होता है और एक जॉइंट बनाता है। सो जॉइंट, कार्टिलेज और दो बोन्स। बताइए हमारे हमारे हाँ हाँ, जो ऑडियंस है, कि इसके लिए क्या क्या प्रिवेंशंस करनी चाहिए या एहतियात करनी चाहिए? कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर स्लो करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत अहम है। सबसे पहले अपने वेट को मेंटेन रखें। ज्यादा वेट से जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो कार्टिलेज को जल्दी खिसने पर मजबूर कर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी एक्सरसाइजेस जो लो इम्पैक्ट हो, जैसे कि स्विमिंग या साइकिलिंग। ये आपके जॉइंट्स को मूवमेंट में रखती है बिना ज्यादा स्ट्रेस के। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करने में मददगार होती है। अपनी डाइट में एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स शामिल करें, जैसे कि मछली का तेल, नट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये आपके जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी ज्यादा पिए ताकि आपके जॉइंट्स ल्यूब्रिकेटेड रहे। ये सब एहतियात आपकी कार्टिलेज की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस के असरात को कम करते हैं। मेरे ऑडियंस के लिए एक और बात, एक्सरसाइज, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज क्या है, वेट को क्यों कंट्रोल रखना चाहिए, स्ट्रेचिंग जनरली इसका क्या रोल है, और कौन सी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेशन है, यानी कि उसमें सोजिश प्रिवेंट करती हैं। इसके बारे में हम एक अलग नेक्स्ट सीरीज में आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी के लिए एक प्रिकॉशन ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि लाइफ को ऐसा एडजस्ट रखना कि जो ड्यूरेबल रहे, यानी कि आपके ओल्ड एज में अगर आप पहुंचे, और अल्लाह करे सारे पहुंचे, आपकी बॉडी उन हालात में भी हेल्दी हो। और इसके बारे में हम एक नेक्स्ट सीरीज में आपसे बातचीत करेंगे। अभी के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कार्टिलेज को लुब्रिकेट रखना, यानी उसमें ऐसा फंक्शन रहे कि जॉइंट्स, दो बोन्स को आपस में वो हड्डी से हड्डी ना लगना शुरू हो जाए। और कार्टिलेज का रोल ये है कि वो स्मूथ रखती है, और उसको ऐसे जैसे आप कैरम बोर्ड नहीं खेलते और वो फिसलने वाली, उससे क्या होता है कि आराम से गीटियां एक खाने से दूसरे खाने में जाती हैं। कार्टिलेज का भी ऐसे ही रोल होता है, जैसे हम उस पर डालते हैं ना कैरम बोर्ड खेलते वक्त, पाउडर डाल के उसको फैसिलिटेट
कार्टिलेज का भी यही फंक्शन है और इम्पैक्ट उससे कम हो जाता है बोन और बोन के दरमियान। अब हम आते हैं इन दी एंड स्टेनोसिस की तरफ। रानी जीपीटी हमें बताएं कि स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है, क्योंकि ये तो यंग लोगों में भी हो जाता है। स्पाइनल स्टेनोसिस एक कंडीशन है जहां आपकी स्पाइन के अंदर की जगह तंग हो जाती है, जिससे नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है। ये ज्यादातर लोअर बैक या नेक में होता है। स्टेनोसिस की वजह से आपको बैक पेन, नमनेस, टिंगलिंग और वीकनेस महसूस हो सकती है। ये दर्द दिन भर बढ़ सकता है जब आपकी स्पाइन के अंदर की जगह तंग हो जाती है, जिससे नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है। ये स्ट्रेट यानी बैक पेन, नमनेस की वजह से ज्यादा देर तक बैठे या खड़े रहने से बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई अलामत महसूस हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर स्पाइनल स्टेनोसिस हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल पे होता है, क्या आप हमें बता सकती हैं कि कॉमन लेवल्स कौन से हैं जहां पे स्पाइनल स्टेनोसिस यानी कि नर्व्स को इम्पिंजमेंट हो गई है, नर्व्स को आके कार्टिलेज वो लगना शुरू हो गया, कार्टिलेज जिसकी हम बात कर रहे थे जॉइंट्स के, वो बाहर आ जाती है और जो नर्व्स निकल रही हैं जो बॉडी में से, वो उनको जाके कंप्रेस करना शुरू कर देती हैं। कौन से लेवल्स हैं कॉमन? रानी जीपीटी हमें बताएं जरा। स्पाइनल स्टेनोसिस एक कॉमन लेवल्स है जहां ये ज्यादा होती है। पहला है लंबर रीजन, जो कि लोअर बैक में होता है। इसमें ज्यादातर L4, L5 या L5S1 लेवल्स पर स्टेनोसिस होती है। दूसरा कॉमन लेवल सर्विकल रीजन में है, जहां ज्यादातर C5, C6 या C6, C7 लेवल्स पर स्टेनोसिस पाई जाती है। ये लेवल्स इसलिए कॉमन है क्योंकि यहाँ स्पाइन पर ज्यादा प्रेशर और मूवमेंट होती है, जो स्टेनोसिस का खतरा बढ़ाता है। इसलिए अगर आपको इन लेवल्स पर दर्द या नमनेस महसूस हो तो स्पाइनल स्टेनोसिस का टेस्ट करवाना चाहिए। रानी जीपीटी ने ये बात की है लंबर लोअर बैक, एल से याद रखें, लंबर लोअर बैक, और वो है L4, L5 और एक उसको S1 है, और C नेक है, सर्विकल 5, 6, 7। यहां ये कॉमन साइट्स है 5, 6, 7 और लोअर बैक पे। इसके बारे में हमने अब मजीद बातें करेंगे। अभी तो वक्त पूरा हुआ, शो का प्रोग्राम का वक्त पूरा हो गया है, तो रानी जीपीटी अभी तो हमें नाजरीन हाजरीन को जाने देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, यहीं पे नेक्स्ट एपिसोड पे इसी लेवल्स पे L4, L5, S1, S2 और सर्विकल स्पाइन से दोबारा बात शुरू करेंगे। तो इसके साथ मुझे और रानी चैट जीपीटी को इजाज़त दें। हम आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होंगे। आप अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारी ऑडियंस को और रानी जीपीटी को फीडबैक देना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। मेरी तरफ से, डॉक्टर खान की तरफ से और रानी चैट जीपीटी की तरफ से हमें इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें, अपनी कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें।